यूएस ने बिना कुछ सोचे समझे ये वॉर चालू किया। अब यूएस को लगा था कि ये आराम से निपटा देंगे ईरान को। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इनको लगा था वेनेजुएला में इन्होंने जो किया, सेंट्रल पावर डिस्ट्रॉय की और उसके बाद पूरा रेजिम जो है कोलैप्स हो गया। इनको लगा था ईरान में भी ऐसा होगा और ये होने के बाद इनके पास ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने ये वॉर काफ़ी सिस्टमेटिकली खेला है। ईरान की भले ही उनकी जो कंट्री की फंक्शनिंग है, उनकी आइडियोलॉजी है, इनसे हम सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, ईरान यहाँ पे काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है यूएस को अपोज करने में। अब इन्होंने क्या किया है, पहले तो इन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ पे अटैक करके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को खोखला कर दिया। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, तो उस पे भी इन्होंने पूरा कब्ज़ा किया हुआ है। तो यहाँ से कोई शिप्स आ जा नहीं रही है। तो ये करने से यूएस में जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब साथ ही साथ इन्होंने दूसरी जो चीज़ की है वॉर के मामले में डायरेक्टली, तो इन्होंने मोज़ेक डिफेंस स्ट्रैटेजी अपनाई। अब मोज़ेक डिफेंस इन्होंने 2 डेकेड्स तक ईरान ने जो है स्टडी किया यूएस के वॉर्स को, जितने भी वॉर्स यूएस ने किए, और इसके बाद इन्होंने ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की। तो इसमें जो है कोई एक सेंट्रल पावर नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइज किया पावर को। तो रीजनल इन्होंने एक तो ट्रूप्स बनाए, 31 कुछ स्कैटर्ड है ये ट्रूप्स। साथ ही साथ गांव-गांव में भी इन्होंने ट्रेनिंग देके रखे हुए स्कैटर करके लोग, और जो अथॉरिटी के लेयर्स है ये इन्होंने मल्टी लेयर रखे हुए हैं। मिडल लेवल तक इन्होंने वो अथॉरिटी का पावर देखे रखा हुआ है कि जैसे ही अगर अपर लेयर में भी कुछ होता है तो जो भी कॉन्सिक्वेंट लेयर्स है, कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स है, वो अपना वॉर चालू करे। एक नोड एक रीजनल में ख़त्म होता है तो बाकी के रीजन्स में जो नोड्स है वो भी वॉर कंटिन्यू करे, वो वॉर चलाते रहे। अब ये डायरेक्टली कन्फ्रंट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से ये दे आर प्लेइंग अलोंग जो भी यूएस और इसराइल कर रहे हैं इनके साथ। और इन्होंने लो कॉस्ट मिसाइल्स डेवलप किए। अब इनके मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं होते, और इनका जो भी ये है, पहले तो उन्होंने ड्रोन्स से अटैक किए हैं, और ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस को ज़्यादा खर्चा आया है। यूएस अभी भी $900 मिलियन का डेली खर्चा उठा रहा है। तो ईरान ने ये काफ़ी सिस्टमेटिक वे में जो यूएस की इकोनॉमी को एक शॉक देने का उनका जो मोटो था, उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। और जो इन्होंने अपने ईरान ने मिसाइल्स भी अंडरग्राउंड रखे हुए हैं, तो एयर स्ट्राइक से इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो मानना पड़ेगा ईरान की जो भी ये स्ट्रैटेजीज़ है, तो इसकी वजह से, और ऊपर से इनको खुद को ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा कंपेयर टू यूएस। खर्चा तो आएगा ऑब्वियसली कंपेयर टू यूएस में ज़्यादा खर्चा यूएस को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यूएस को कोई कंट्री साथ नहीं कर दे रही। उन्होंने वॉरशिप भेजने को बोले थे बाकी कंट्रीज़ को, फ्रांस को, जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे रहा। अब यूएस ने इनको पाल के रखा था, पाल के पोस के इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी इस वॉर में ये कोई साथ देने को नहीं आ रहा। अब यूएस अकेला पड़ते जा रहा है, और अगर इकोनॉमिकली ये अच्छा खासा हैम्पर होता है यूएस, वैसे भी कई सारे बाकी के भी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे यूएस की जो पावर है वो कम होते जा रही है। एंड जो एक सुपर पावर का जो यूएस के पास अभी किताब है, और है भी एक्चुअली सुपर पावर है भी इकोनॉमिकली, जैसे उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है डॉलर के थ्रू, तो इसकी वजह से तो वो अभी इस जो उनको खोखला होते हुए नज़र आ रहा है, इसीलिए तो ट्रम्प इतना बौखला गया है। तो अब शायद एट द एंड ऑफ दिस वॉर अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड इज़ गोइंग टू इमर्ज, इज़ वॉट आई फील। जितना मैं पढ़ रही हूँ, जितना मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो इसके बाद तो यही लग रहा है कि कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, एक वर्ल्ड ऑर्डर एक क्रिएट होगा, और इंडिया उसमें बेनिफिशियरी रहेगा। बिलीव इन इंडिया, बिलीव इन इन्वेस्टिंग, सो कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाई करके रखिए अपना पोर्टफोलियो,
जो भी मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रिप्टोज़ में आप डाल सकते हैं। हालांकि क्रिप्टोज़ लीगल नहीं है इंडिया में अभी तक, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा आप अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा उसमें भी डाल सकते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह जब भी आते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, रियल एस्टेट है, उसमें भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। 10 year down the line, India is going to be like anything, is what I feel। यहाँ इसके बाद, मतलब इस वॉर के बाद और 2030 में काफ़ी चीज़ें बदल गई होगी। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की वो इंसाइटफुल थी आपके लिए। लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका क्या पर्सपेक्टिव है पूरे सिचुएशन पे।